8वां क्लास में मेरे पास चप्पल नहीं था, वाइट चप्पल था बड़े भैया का, और उस सिलवा के मैं यहीं दुकान पर, यहाँ एक मोची की दुकान होती थी जो आज भी है, तो हम गए जब सिलवाने के लिए, उसका दुकान उस दिन बंद था, पैसा था मेरे पास 2 रुपये, मुझे याद है सिक्के का 2 रुपये। फिर मैं चप्पल नहीं मिला, ऐसे ही गया पढ़ने के लिए, और आगे के रमाकांत हमारे साथी बैठा है, मैं पीछे के बेंच पे जाके बैठा और पैर ऐसे करके कोई चप्पल ना देखे मेरा। और आज भले मैं सिंपल हूँ, मुझे गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन बचपन में हमेशा लगता था कि अरे यार मेरे पास चप्पल अच्छा होना चाहिए, मेरे पास कपड़ा अच्छा होना चाहिए। तो यही आनंद बाबू हैं, आनंद बाबू लोग इतना बढ़िया बढ़िया पहन के आते थे, हम इनसे हम लोग को लगता था कि अरे भाई भगवान ऐसा बनाया आदमी को, ऐसा क्यों बना रहा है। सवाल वही है। तो फिर जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे हज़ारों लोग होंगे, हज़ारों बच्चे होंगे जिनके पास पहनने की चप्पल नहीं है। लोग आज मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं ये भैया बहुत दिक्कत बा, हमकी क्या दिक्कत है। बोला भैया हम बीटेक निकाले हैं लेकिन एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, भैया नेताजी लोगों को फ़ोन कराइए ना तब लोन मिलेगा। हम कहें इस सिस्टम को रामगढ़ में किसने पैदा कर दिया। अगर आप अपने ज़मीन को मॉर्गेज कर रहे हैं तो कौन है पीएनबी के अधिकारी को रोक रहा है कि आप लोन मत दीजिएगा बिना मेरे फ़ोन आए। फिर हम जैसे बुद्धिजीवी लोग, आप जैसे गार्जियन लोग, केवल हम लोग इस चीज़ों में लगेंगे कि हमें पैसा कमाना है, हमारा पर्सनल फ़ायदा होना चाहिए। फिर आपके बच्चे का भविष्य क्या है, कल दूसरे पे बीत रही है, कभी भगवान न करे हमारे बच्चे पर, आपके बच्चे पे बात आएगी, और उस दिन जब हम लौट के देखेंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं मिलेगा। आज लोग क्यों पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्यों लोग सारी जमीर बेच के झंडा और दल के पीछे घूम रहे हैं, जानते हैं कि भैया केवल पर्सनल फायदे के लिए 2 रुपया फायदा हो जाए। अरे भाई अकबर और बाबर के पास, शाहजहां के पास इतना पैसा होता था, उसका विनाश हो गया, पूरा का परिवार खत्म है। आज कोई बोल नहीं सकता कि मुगल वंश का कौन है। आप किस पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में। बाल व्यवस्था से संघर्षों की उतनी बड़ी कहानी रचने के बाद में जब आप इस मुकाम पे पहुंचे तो ये जन सेवा की भावना कब, भैया मैं आपको बताता हूँ कहाँ से शुरू हुई। मैं ऐसे पर्सनल आपसे की बात हो रही है। जी। एक दूसरी बात ये, आज भी ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि उच्च तालीम पाने के बाद में हर किसी का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करे, और यूपीएससी क्रैक करने के बाद में जो उसका क्रीम जो पद होता है, किसी ज़िले का कलेक्टर बने, और कलेक्टर से ऊपर होम सेक्रेटरी या जो भी है। मतलब ये हुआ कि उनके द्वारा बनाए गए कानून से इस समाज के संरचना में एक नई इबारत खींची जाए, और उस इबारत के तहत लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो। ठीक है, एक तो ये हुआ समाज सेवा का। तो उतने ऊंचे पद पे जाकर के क्या कभी आपके मन में ये भावना आई कि आप भी, चूँकि हमको जो लग रहा है कि यूपीएससी और इसके बाद में एनडीए के तहत आप जब गए, आज एनएसजी के आप एसपी हैं, तो एनडीए क्रैक करने के बाद ही तो ये हाँ ठीक है। तो कहना ये हुआ सर कि ये उच्च शीर्ष जो डीएम का पद होता है या जो सचिव का जो पद होता है, उसके बारे में कभी आपके मन में एक ख्याल नहीं है कि नहीं वहाँ पर भी तो जा करके आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जैसा कि आप खुद ही बता रहे थे कि मैं किसी से बात करके आया और वो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, लोगों की 4-4 महीने 6-6 महीने सेवा कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेशंस है। जब भी आप किसी नौकरी में रहिएगा, जब भी आप किसी कानून में बंधे होंगे तो लिमिटेशंस होंगे। मेरे पास क्या होगा इस लेवल पे, 4-5 कमरे हम दे सकते हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो 2-4 लोगों के लिए 2-4 महीने खाना खिला सकते हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को आप तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस सरकारी निवास में रह रहा हूँ 5 कमरे का मकान है और 2-3 कमरे का मेरा गेस्ट रूम है, तो इस तरह से हम कितने की सेवा कर पाएंगे, 3 या 8। और बड़ा लेवल जो है, जिनको हम जनप्रतिनिधि बना रहे हैं सेवा ही करने के लिए, सरकार ने उनको सुविधाएं भी दी हैं कि आप सेवा करने के लिए 10 कमरे का घर लीजिए, चाहे दिल्ली में हो, पटना में हो, चाहे जहाँ भी हो। साथ में उनको ये भी सुविधाएं दी गई है कि जितनी भी योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं, वो भी आपके रिकमेंडेशन से होंगी। साथ में यह भी है कि आप जितना भी, मतलब आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आज किसी के घर में, अभी मैं 2-4 दिन पहले एक गाँव में गया हुआ था, जहाँ गाँव वालों ने 15-16 हज़ार रुपये इकट्ठा करके उस व्यक्ति को जलाया। अभी बगल के गांव की बात बता रहा हूं मैं, कबीर अंत्येष्टि योजना ही बना हुआ है इसीलिए, और उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि और सामाजिक सेवा के लिए लोग चुन के गए हैं, उन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। तब मुझे लगता है कि यार मैं तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ। इस छोटे लेवल से तो जो हमारे दुख का, मतलब जो लोगों को मैं देखता हूँ उस लेवल को मैं देख नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक मजदूर का बच्चा 7वीं का छत से गिर गया,
उसका हाथ पैर पूरा टूटा हुआ था और जो जिसके घर में काम कर रहा था वो आदमी कह रहा था कि भाई मैं मजदूरी दे देता हूँ, इसके इलाज की जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरी इतनी क्षमता है कि मैं उसको 10,000 दिला दूँ, 15,000 दिला दूँ, हो सकता है 2-4 क्राउड फंडिंग करा के 24-25 हज़ार दिला दूँ, और उसके ऑपरेशन का खर्चा 2-2.5 लाख रुपये है। यहाँ मुस्लिम का एक बच्चा है, उसके दोनों किडनी खत्म है। और जबकि अब हमारी क्या है, हमारी लिमिटेशंस हैं। हम आपको बोल सकते हैं, 2-4-5 लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक सेवा का फील्ड है, जो जनप्रतिनिधि लोग गए हुए हैं, तो मैं उनको तो आईना बस दिखा रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। तो क्या ये माना जाए कि आनंद मिश्रा के तर्ज पर रणधीर जी भी रामगढ़ से उस जन सेवा के समर में कूद पड़े हैं? भैया ये तो अपने सोचने का ढंग हो सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति को मैं यह बताने को आया हूँ कि मेरी तरह हर व्यक्ति रामगढ़ के जितने भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है, उच्च वर्गीय परिवार का लड़का है, वो पढ़ के मेरे पोजीशन पे आए। मैं 2-4 की सेवा कर सकता हूँ कि आप भी 2-4 की सेवा कर सकते हैं, और ऐसे हम एक बड़े जनमानस की सेवा करना शुरू कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि बन जाइए तभी आप सेवा करिए। सर सवाल तो मेरा वही था, मैं वही जो पहले मैंने किया, मैं वही बता रहा हूँ। सेवा के लिए क्या जनप्रतिनिधि होना जरूरी? बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि को आईना दिखाना जरूरी है, समाज को अपलिफ्ट करना जरूरी है, ताकि हमारा जनप्रतिनिधि वैसा ही व्यक्ति है जिसके अंदर सेवा की भावना हो। तो ये जो कार्रवाई परिवर्तन चेतना मंच है, वो वही एक कार्रवाई है अपलिफ्ट करने की। परिवर्तन चेतना मंच वो कार्रवाई ही है अपलिफ्ट करने की। इसका निर्माण आपने कब किया? परिवर्तन चेतना मंच के मुख्य जो कहें संयोजक हुए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद अनीश जी थे क्या? मैं वही बताने जा रहा था अभी कि परिवर्तन चेतना मंच की स्थापना 2008 में हुई थी, और उसकी स्थापना ही अनीश सर, अरविंद गुरुदेव, प्रदीप मुखिया, और अभी अमजद भाई थे, रमाकांत राम थे, और रमेश भैया लोग भी थे। ये सारे इन लोगों ने किया। मुरली मनोहर हैं, राम लड्डू चंद्रवंशी हैं, और इन सब लोगों ने की थी। लेकिन क्या हो गया कि हम लोग उस समय संघर्ष के दौर में थे, पढ़ाई के दौर में थे, और आज के समय में आप कोई भी सामाजिक सेवा करने गए तो सबसे पहले जरूरी है कि आप थोड़ा मजबूत रहिए। अगर हमें दिन भर अपने रोटी की चिंता होगी कि मैं शाम के मेरे घर में रोटी कहाँ से आएगी, और मैं कहूँ नहीं मैं दुनिया भर के लोगों को रोटी दे दूँगा, तो ये बात तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे जब लगा कि नहीं यार, मेरे पैरों में चप्पल हो गया, मेरे हाथ में घड़ी हो गई, मेरे हाथ में मोबाइल हो गई, तो अब मुझे केवल अपने लिए नहीं सोचना है, भगवान ने इतना दिया बहुत है, अब मुझे दूसरे को बताना है कि बाबू तुम भी ये काम करो, किताब उठाओ, आगे बढ़ो, फिर सेवा करो। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, यहाँ कम से कम रामगढ़ में जिस मुकाम पे आप हैं, और उस मुकाम से जितना आप नज़दीक से राजनेताओं को और पदाधिकारियों को देखते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं पदाधिकारियों के हाथ राजनेताओं के हुक्म से बंधे हुए हैं, जिन कारण वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, या राजनेता हुक्म देते हैं और पदाधिकारी जो उसे तामील नहीं कर पाते हैं? क्या डिफरेंसेस देखते हैं? मेरा भी इसमें ना राजनेताओं को दोषी मैं ठहरा हूँ, ना मैं पदाधिकारियों को दोषी ठहरा हूँ। तो फिर जितने मैं दोषी ठहरा हूँ जनता को। आप डेली आप उन सब सारी चीज़ों को झेला, आपको अगर लग रहा है कि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, और आप ये भी मान रहे हैं कि राजनेता आदेश दे रहा है, तो आप ऐसे राजनेताओं को बदल डालिए, और उसको बदलने के लिए चेतना का आना जरूरी है। तो मैं उसी चेतना के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। कहना यह हुआ कि आने वाले चेतना के संयोजक रणधीर जी भी उस मुकाम से हट करके जन सेवा के लिए, लोगों के उनके आवाज़ बनने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए राजनीति के समर में आने वाले हैं। नहीं भैया, मेरा यह मानना है कि राजनीति के समर में रणधीर ही ना आए, राजनीति के समय में वो हर मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। सर कैसे आएगा? आपने ही तो बोला कि पहले आज जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए इतने लोग हैं, या इसमें से कुछ अधिकांश समय भी जानते हैं, समझ है, विवेक है, बुद्धि है, हर गुण है, लेकिन बैक सपोर्ट नहीं है, जमीर बेच नहीं सकते, जैसा कि आपने कहा जमीर बेच नहीं सकते, और शारीरिक काबिलियत ये धन के ऊपर ही है। तो अब आप बताएं, ऐसे लोगों को कैसे लोग प्रपोज करेगा? इसीलिए मैं चेतना जगा रहा हूँ लोगों में कि भाई आप समझदार बनिए। आप हम लोग कितना बड़ा आसानी से सोच लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोग मेरे देखो वो नेता आ गए। नहीं, मतलब एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं किसी विधायक मंत्री का बेटा होता तो लोग भले मैं कुछ नहीं करता, लोग बोलते अरे भाई इनका तो खानदानी खानदानी नेता है, और उस नेता को कहने में लोग गर्व महसूस करते और माला डाल के जिंदाबाद बोलते। हम इसी चेतना को बदलने के लिए घूम रहे हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है या खराब काम होने में अगर टोक रहा है, तो आप उसको नेता मत कहिए, उसको आप विवेकशील प्राणी कहिए, उसको समाज के लिए चिंतक, सामाजिक चिंतक कहिए।
और अगर वो सामाजिक सेवा में आना चाहता है, और क्यों सामाजिक सेवा में की राजनीतिक नेतृत्व करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। कोई शक मैं उसी की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसी के लिए तो लोगों को जगा रहा हूँ। कोई शक नहीं, लेकिन कहना यही रहेगा कि एक पर्दे के पीछे और एक पर्दे के बाहर आकर, हाँ, तो निसंदेह अभी रणधीर जी पर्दे के पीछे ही हैं। ईश्वर ने चाहा तो पर्दे के अगर बाहर भी आना हो तो रणधीर जी नहीं, उनका जो नाम आप बताएं, इन जैसे लोग भी आए, यही रणधीर जी की सोच है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सीधी सी बात यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग केवल एक सामाजिक संगठन ही रह जाएंगे। जिस बात पे आप पूछ रहे थे मैं उसको बड़े साफगोई से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये केवल सामाजिक संगठन रह जाएगा। हमने अपने उद्देश्यों में लिख लिखा है कि राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण, इसमें हमने लिखा है, हमारे साफ उद्देश्य में लिखा हुआ है कि राजनीतिक नेतृत्व की निर्माण हमें करना है। और ऐसा राजनीतिक नेतृत्व, ऐसा संगठन जिसमें पता हो कि 5 साल में अगर व्यक्ति 5 बीघा भी खरीदेगा तो हम उसको उठा के फेंक देंगे। आप अपने घर में 5 मुखिया बनाते हैं और मुखिया मतलब मालिक, और वो अपने बीवी को 2 साड़ी अधिक दे देता है, अपने बच्चे को 2 किताब अधिक देता है, तो आप अगले दिन बंटवारा कर लेते हैं। और आपका मालिक प्रतिदिन अपने लिए सामान और चीज़ें बना रहा है और आप उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी राजनीतिक चेतना जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप भी नहीं 5 साल से ज़्यादा टिक पाइएगा, ना मैं टिक पाऊंगा, ना कोई और टिक पाएगा। वही टिक पाएगा जिसके अंदर सेवा की भावना होगी। सर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अन्ना हजारे के आंदोलन जब हुए थे उससे निकली हुई चिंगारी थे केजरीवाल जी। और उस वक्त आप जैसे चैतन्य लोग, मेरे जैसे लोग या हम जैसे विचार के लोग, उन लोगों को लगा था कि नहीं सचमुच में देश में परिवर्तन आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सत्ता के कुर्सी पर जब बैठेंगे तो जो भी सत्ता के सुख हैं उनका मैं परित्याग करूंगा। हुआ नहीं ऐसा। देखिए, मैं वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आप? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह फिर वही दिक्कत है कि वे राजनीतिक नेतृत्व का या केवल एक व्यक्ति का केवल विचार परिवर्तन करने से नहीं होगा, जब तक कि समाज के उन सारे लोगों का विचार परिवर्तन ना हो। जिस दिन वोटर्स का विचार परिवर्तन हो जाएगा, जिस दिन वोटर्स को यह बात समझ में आ जाएगी चंद रुपए के लिए हम अपना भविष्य न बेचें, अगर वो बात आएगी तो कोई यहाँ केजरीवाल नहीं बनेगा, मतलब सॉरी केजरीवाल तो नहीं कहना चाहिए, कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं बनेगा जिसपे कि जनता विश्वास न कर पाए। अच्छा, ऐसे जनता पे कैसे आप भरोसा कर सकते हैं जो चंद रुपए इलेक्शन से एक दिन पहले चंद रुपए के लिए अपने दरवाजे खोल के रखते हैं, रात्रि 2 बजे तक अगर किसी की थोड़ी सी आहट होती है तो खखारते हैं कि हाँ हम जगे हुए हैं, दो उनको दबी जुबान में वो कहें वो सीसी मिल जाते हैं और 500 रुपये मिल जाते हैं। ऐसे लोगों को जगाने में क्या लग रहा है कि हम लोग सफल होंगे और कितने हद तक? निश्चित सफल होंगे। अब यह युग उन बच्चों का है जो कॉन्वेंट से निकले बच्चे हैं, अब समय उस बच्चों का है जो व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक की खबर देख रहा है। अब समय उन बच्चों का है जो फुटबॉल यहाँ खेलते हैं लेकिन बात करते हैं यूरो और फीफा क्लब की। अब वो समय नहीं है, पॉजिटिव वे में है तो एकदम श्योर बदलेगा। और नहीं बदलता तो आप अपने क्षेत्र की राजनीति, अपने शाहबाद की राजनीति में उठा के देख लीजिएगा, ऐसे परिवार के लोग भी आगे बढ़े हैं जिनके पास पैसा नहीं था और पैसा वाले लोग पीछे रह गए हैं। राघव चड्ढा को किस नज़र से देखते हैं आप आज की इस राजनीति? नहीं, मेरा मानना है कि अभी आज के समय में राघव चड्ढा जी ने जितने भी क्वेश्चन उठाए वो वाकई मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार के लोगों की डेली की समस्या है। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत है। पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो उसको पता चलेगा कि सामाजिक सरोकार के मुद्दे क्या है। हम बता रहे हैं, आप बात करिएगा यूरोप की, बात करिएगा अमेरिका की, बात करिएगा बड़ी बड़ी मंडियों की, और आपके अपने यहाँ के किसानों की बेसिक सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आप बात करिए अमेरिका की, आप बात करिए ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने यहाँ के लोगों को पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बराबर लेके आएगी। हमारे यहाँ दिक्कत इस बात की, अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं एक लोग से मिला हुआ था तथाकथित राजनेता जी से, तो बता रहे थे कि हम लोग खेलों को बहुत विकास करना चाहते हैं, खेलों को खूब बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन रामगढ़ में और क्षेत्र में लोग खेलना नहीं चाहता। अरे भाई, रामगढ़ यहाँ के लोगों को पहले रोटी की व्यवस्था करिए। यहाँ का व्यक्ति जो पढ़ लिख के युवा सोच रहा है कि मैं BA पढ़ के करूँगा, एक कहाँ जाऊँगा रोजी रोटी के लिए, आप उसके लिए प्राइवेट कंपनी लाइए। सोनीपत पानीपत हरियाणा में बैठ सकती है पैकेजिंग सेंटर, रामगढ़ में क्यों नहीं बैठ सकता? आप उसकी व्यवस्था करिए, सबके घर में रोटी हो जाएगा, सब लोग गेम खेलने आ जाएगा। चलिए, निश्चित तौर पे हृदय से आभार, ईश्वर करें कि आप अपने इस मुकाम में सफल रहें। और हमें भी लगता है कि हमारी भी जहाँ कलम की अगर सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपके ऑलवेज आप लोगों का ही संगठन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि परिवर्तन चेतना मंच के कार्यालय में अगर कोई एक बूढ़ी माँ आएगी और केवल इतना ही बोल देगी कि बेटा हमारा खाता ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे आवेदन नहीं लिखने आता है और रामगढ़ में कोई लिख नहीं पा रहा है, मैं आपको बात बताऊँ, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे रहता, एक आदमी हाथ देकर रुकवा के जरा एक एप्लीकेशन लिखवा के दिखा दे मुझे,
तो ऐसी स्थिति में हमको परिवर्तन चेतना मंच का कार्यालय डालना पड़ा कि एक कार्यालय है जहाँ कोई बूढ़ी माँ आएगी और एक आदमी